जय हिंद प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे जल परिवहन। तो भारत में जल परिवहन की क्या स्थिति है और किन किन माध्यमों से जल परिवहन होता है, ये अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो भारत में जो जल परिवहन है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। उसके बाद में जो पहले जो प्राचीन काल में जो समुद्री मार्गों से व्यापार होता था या समुद्री मार्गों से परिवहन होता था, तो वो जो समुद्रिक मार्ग थे वो चोल राजाओं के एकाधिकार में थे, यानी उन पे विजय पाना बहुत मुश्किल था। चोल राजाओं के एकाधिकार में वो समुद्रिक मार्ग थे सारे के सारे। पिछली शताब्दी तक अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र में डिब्रूगढ़ तक, गंगा में पटना तक और यमुना नदी में आगरा तक स्टीमर यानी बड़े जलपथ हैं वो चला करते थे। और भारत में जलमार्गों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग, जो कि अपन पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आंतरिक जलमार्ग जो नदियों, नहरों, तालाबों आदि के माध्यम से होता है, और महासागरीय जल परिवहन जो कि समुद्रों या महासागरों से होता है। अब आंतरिक जल परिवहन, भारत में आंतरिक जल परिवहन के लिए कुल 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग है, जिसके अंतर्गत छोटी बड़ी नदियाँ, नहरें, झीलें आदि आते हैं। अब नदियों और झीलों की अगर अपन बात करें तो जो भारत में बहुत बड़ी नदियाँ हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, इन नदियों में 3700 किलोमीटर लंबा मार्ग जो है वो नौकाओं के लिए उपलब्ध है, परंतु उसका केवल 2000 किलोमीटर का ही उपयोग जो है वो जल परिवहन के अंतर्गत या आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार अगर अपन नहरें देखें तो नहरों में लगभग 4300 किलोमीटर का जो मार्ग है वो जल परिवहन के लिए उपलब्ध है, परंतु केवल 900 किलोमीटर मार्ग का ही उपयोग जो है वो आंतरिक जल परिवहन के लिए किया जाता है। देश का सर्वाधिक आंतरिक जल मार्ग अगर अपन देखें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार और उड़ीसा में है, जहाँ पे खूब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, नहरें हैं और उनके माध्यम से आंतरिक जल परिवहन है वो इन सभी राज्यों में काफ़ी समृद्ध है। भारत में जलमार्ग विकास के लिए 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो अपन लिख सकते हैं 27 अक्टूबर 1986 को। अब भारत में जो प्रमुख राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग हैं, यानी जो नदियों और नहरों से बने हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसमें गंगा नदी में जो है वो है हल्दिया से इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर लंबा। भारत में जो आंतरिक जल परिवहन के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी नदी है वो गंगा नदी ही है, क्योंकि इस नदी में सर्वाधिक पानी है। इसी नदी के सबसे ज़्यादा सहायक नदियां हैं और यही नदी है वो काफ़ी लंबी है, जो पूरी तरह भारत में बहती है। और ब्रह्मपुत्र में धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर लंबा परिवहन मार्ग है। केरल में चंपाकारा नहर है और एक केरल में उद्योग मंडल नहर है। इन दोनों नहरों से 141 किलोमीटर और 22 किलोमीटर का जो मार्ग है वो जल परिवहन के लिए उपलब्ध है। पश्चिम तट नहर कोल्लम और कोटापुर के बीच में 168 किलोमीटर और एक असम में है भागा से लखीमपुर तक। तो ये हो गया भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जलमार्ग के अंतर्गत जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो है आंतरिक जल परिवहन के लाभ और विकास में बाधाएं। ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। छोटे नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें ये आ सकता है। तो ये लाभ जो देखें अपन आंतरिक जल परिवहन के, ये क्या है, विश्व वाला जो परिवहन का चैप्टर पढ़ा उसमें भी लिख सकते हैं और भारत में भी लिख सकते हैं। लाभ तो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, जलमार्ग जो है वो सबसे सस्ता जल परिवहन का साधन है। इसमें रख रखाव पर ज़्यादा खर्च नहीं होता, केवल जलयान निर्माण में खर्चा होता है। उसके बाद में जैसे सड़क यातायात में सड़कें बनानी पड़ती हैं, वायु मार्ग में हवाई अड्डों का निर्माण करना पड़ता है, रेलवे में रेलवे लाइनों का बिछानी पड़ती है, तो इस तरह से इसका कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है, क्योंकि समुद्र में या नदियों में अतिरिक्त मार्ग बनाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता, तो इसके रख रखाव पे खर्च बिल्कुल नहीं होता।
इसी तरह इसलिए ऊर्जा की भी बचत हो जाती है। भारी सामान के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुत भारी सामान जो कि बसों से ले जाना तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि उसमें जगह नहीं है, प्लस खर्चा भी बहुत अधिक आएगा। पर्सनल यातायात भी संभव नहीं है। रेल यातायात भी बहुत भारी सामान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे रेल यातायात संभव नहीं है। और उसके बाद में अगर बात करें अपन जल परिवहन की, तो जल परिवहन जो है वह सबसे उपयुक्त साधन है बहुत भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, या सबसे उपयुक्त है बंदरगाहों पर ले जाने के लिए। यानी व्यापार में जो उपयुक्त सामान है वो ट्रेनों से, रेलों से या सड़कों के माध्यम से ले जाने के बजाय सबसे उपयुक्त कहाँ रहता है? जल मार्गों से ले जाने के लिए। वर्षा काल में सड़कें और रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्षा काल में क्या होता है? सड़कें और रेल मार्ग क्या होते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। तो सामान जो ले जाना है या परिवहन है, कम दूरी के लिए परिवहन है, तो उसमें जल मार्ग ही सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं और इनसे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। अब आंतरिक जल परिवहन विकास में भारत में कौन कौन सी बाधाएं हैं? लाभ अपन आंतरिक जल परिवहन का या जल मार्ग का जो लाभ का टॉपिक है वो सभी जगह समान रहता है, परंतु भारत में बाधाएं कौन कौन सी आ रही है तो वो भारत में ही लिखी जाएंगी। जैसे नदियों का मौसमी होना, भारत में नदियां हैं वो मौसमी हैं, वर्षा काल में पानी से भरी रहती हैं, और वर्षा काल नहीं होता या ग्रीष्म ऋतु होती है या शीत ऋतु होती है, उस टाइम क्या होता है कि नदियों का पानी है वो बिल्कुल, कई नदियां तो बिल्कुल सूख जाती हैं और कई नदियों में जल स्तर है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। तो नदियां जो है वो मौसमी हैं, इस कारण से भारत में जो है आंतरिक जलमार्ग हैं वो कम विकसित हैं। उसके बाद में जल स्तर में परिवर्तन, वही कारण है, जल स्तर में परिवर्तन हो जाता है, वर्षा के कारण हो जाता है, अवसाद की मात्रा के कारण हो जाता है। अवसाद बहुत अधिक लाती है नदियाँ, तो जल स्तर है वो, जल की जो गहराई है वो कम हो जाती है, जिसके कारण नौकाएं या स्टीमर है उसमें चलने लायक नहीं रहते। जलप्रपात, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो जलप्रपात बनाती हैं, तो वो तो नौगम्य है ही नहीं बिल्कुल। केवल उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो ही नौकायन के लिए उपयुक्त हैं। और नदियों से नहरें निकालने के कारण, नदियों से काफ़ी सारी नहरें निकाली गई हैं, जैसे उत्तर भारत में ही देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी नहर है। तो इस तरह से जो नदियाँ नहरें निकाली जाती हैं नदियों के पानी को उपयोग में लेकर, तो उससे क्या होता है, नदियों का जो पानी है उसमें कमी आ जाती है, यानी उसका जल स्तर है वो गिर जाता है। और उसके बाद में तटीय क्षेत्र की नदियों में लवण की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि समुद्र में गिरती हैं नदियाँ, तो समुद्र का पानी और नदी का पानी मिक्स होने से उन नदियों के पानी में लवणता बढ़ जाती है, और लवणता क्या है, नौकायन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब भारतीय जल परिवहन का लास्ट टॉपिक है महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन जो कि समुद्रों या महासागरों के माध्यम से और एक देश से दूसरे देशों में या विदेशों में जो भी व्यापार के लिए जो भी जल परिवहन हो रहा है वो है महासागरीय जल परिवहन, जिसके अंतर्गत अपन खूब भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। बंदरगाह, अब बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह होता है समुद्र या नदी के किनारे पर कोई नगर स्थित है जहाँ पर पोताश्रय होता है, यानी जिसमें व्यापार के लिए जो स्टीमर्स या बड़े बड़े जहाज हैं वो काम में लिए जाते हैं, वो आके रुकते हैं, वहाँ पे सामान चढ़ाते हैं और उतारते हैं। वो जो एक जगह है वो क्या कहलाता है? बंदरगाह। वो क्या कहलाता है? बंदरगाह या पत्तन। बंदरगाह या पत्तन कहलाता है, जो कि किसी सागर या नदी के किनारे पर स्थित होता है। जैसे अपना भारत का मुंबई शहर है, वहाँ पे बंदरगाह है, चेन्नई है वहाँ बंदरगाह है, कोलकाता में बंदरगाह है। तो ये जो शहर हैं वो समुद्र के किनारे स्थित हैं, वहाँ पे बंदरगाह स्थित हैं, बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं, माल चढ़ाते हैं, उतारते हैं, और इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से जो जल परिवहन के माध्यम से और व्यापार किया जाता है, उनमें इन बंदरगाहों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिस बंदरगाह पे जितना अधिक जहाज आके रुकती हैं या व्यापार जितना अधिक होता है, वो बंदरगाह या वो शहर उतना ही अधिक समृद्ध होता है। भारत में 13 प्रमुख पत्तन हैं। 13 प्रमुख पत्तन हैं भारत के अंदर, जैसे मुंबई हो गया, कांदला बंदरगाह गुजरात में हो गया, और सूरत हो गया, चेन्नई हो गया,
तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है। तो ये सारे क्या हैं, बड़े बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं। इनका मानचित्रांकन अपन आगे करेंगे। वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर बंदरगाह अपन ने कई सारे मानचित्र किए हैं, जैसे उद्योगों में किए हैं, तो वो ज़्यादातर क्या हैं, सारे बंदरगाह ही हैं। क्योंकि उद्योगों से जो सामान लाया या ले जाया जाता है तो वो ज़्यादातर उत्पादन कहाँ होता है, जल शक्ति के पास में, क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह स्थित है। बंदरगाहों से सामान को चढ़ाना उतारना संभव है, प्लस वहाँ से दूसरे शहरों या देशों में उस सामान को लाना ले जाना बहुत आसान रहता है। इसलिए जो ज़्यादातर उद्योग हैं वो भी बंदरगाहों के समीप ही स्थापित हैं। और उसके बाद में 200 मध्यम और छोटे बंदरगाह भी हैं भारत में। छोटे और मध्यम आकार के जो बंदरगाह हैं वो 200 हैं लगभग, और जो बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं जहाँ से व्यापार बहुत अधिक होता है वो बंदरगाह कितने हैं, 13। देश का लगभग 95% व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग से ही होता है। भारत का 95% जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों से ही होता है, और उसमें भी 76% जो व्यापार है वो इन्हीं प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से होता है। अब भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की अपन चर्चा करते हैं। तो ये देश की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी है। 24 फरवरी 2000 को इसे मिनी रत्न से नवाजा गया था। मिनी रत्न अवार्ड दिया गया था 24 फरवरी 2000 को भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड को। और वर्तमान में इस कंपनी के बेड़े में 84 पौध हैं, 84 स्टीमर हैं, 84 जहाज हैं। तो ये अपना टॉपिक जो भारतीय जल परिवहन का था कंप्लीट हो गया।